हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम कैट बी के 2023 के सेक्शन 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ आता है। आज के सेशन में हम बायोलॉजी के जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का, और आपको एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस मिल जाए। So let's get started with the lecture, guys, and let's see the questions that were asked in the year 2023 by GATP in the section A. अगर हम यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द विटामिन इन द बॉडी कॉजेस प्रणिशियस अनीमिया। कौन सा ऐसा विटामिन है, हमें पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं। अब ये स्पेसिफिकली यहाँ पर इस तरीके के अनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो होता है स्पेसिफिकली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देखिए, अनीमिया बेसिकली क्या होता है, अनीमिया बेसिकली होता है कि आपकी बॉडी में जो RBC है वो यहाँ पर क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। अब ये जो अनीमिया की कंडीशन है बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। ये जो स्पेसिफिकली अनीमिया है इसमें जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है विटामिन B12 को, जिसकी वजह से कंडीशन आती है। सो यहाँ पर सी ऑप्शन वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से मैच करना है। अगर हम यहाँ पर देखें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके कट करते हैं, इसलिए हम इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। डीएनए को जाके क्या करें, कट कर रहे हैं। और सीजर्स का भी क्या काम होता है, सीजर्स का भी सेम काम होता है कि कट करना एक स्पेसिफिक जगह पे। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट चीज देखें तो नेक्स्ट क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन जो है बेसिकली हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, बेसिकली हम यूज करते हैं कुछ चीज को इंजेक्ट करने के लिए। एनिमल सेल में हम यहाँ पर जब इंजेक्ट करना चाहते हैं किसी चीज को स्पेसिफिकली, तो उस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ऐसे ही बायोलिस्टिक्स क्या होता है, जीन गन होता है जिसमें हम यहाँ पर सेल में बॉम्बार्डमेंट करते हैं, पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बायोलिस्टिक्स क्या होता है यहाँ पर, जिसमें हम डिलीवरी करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की सेल में हाई पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट के थ्रू। नेक्स्ट जो होता है हेटेरोलोगस होस्ट होता है। हेटेरोलोगस होस्ट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा होस्ट है जो एक्सप्रेशन कर रहा है ऐसे जीन्स का जो कि उसके खुद के नहीं है, यानी कि वो कुछ ऐसे जीन्स का एक्सप्रेशन कर रहा है जो हमने इस होस्ट में इंसर्ट करवाए हैं। तो यहां पर वो किसकी कर रहा है, वो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का एक्सप्रेशन कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रिस्ट्रिक्शन जीन्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कट करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन का मतलब होता है कि आप एनिमल सेल में इंजेक्ट कर रहे हो किसी चीज का, यहाँ पर इसका मतलब होता है जीन गन, आप पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कर रहे हो, और इसका होता है ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं आपको यहाँ पर बात भी बता दूं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आरडीटी से है, और जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो बायोकेमिस्ट्री से था। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, which is the site of attachment of spindle fibers to chromosome during metaphase of mitosis। अगर हम यहाँ पर देखें, मेटाफेज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस टाइम पे सेल का डिवीजन हो रहा होता है, तब मेटाफेज नाम की एक स्टेज आती है, जिस स्टेज पे बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम के ऊपर स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं ताकि क्रोमोसोम्स को खींचा जा सके और सेपरेशन हो सके क्रोमोसोम्स की, ताकि सेल्स जो नए बनेंगे, एक सेल से जो नए सेल्स बनेंगे उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो जा सके। अब इस कंडीशन में क्रोमोसोम के पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। इनसे आके स्पेसिफिकली ये जो स्पिंडल फाइबर है ये अटैच होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, विदाउट एनी डाउट डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ यू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन था वो सेल बायो यूनिट से था। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट पे चले तो नेक्स्ट यूनिट यहाँ पर क्या बोल रहा है, the separation and purification of biological product after completion of biosynthetic stage in a bioprocess is known as।
सो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली बायो प्रोसेसिंग वाली यूनिट से है। ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि आपके पास एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तैयार हो गया है, अब उसका सेपरेशन आप करना चाहते हो, अब उसका प्यूरिफिकेशन आप करना चाहते हो, तो वो किस तरीके से कर सकते हो, इनमें से कौन सा मेथड आप यूज करोगे। तो देखो, सैंपल प्रोसेसिंग हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग हो सकता है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो सकता है, या फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो सकता है। तो इस कंडीशन में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होता है वो एक बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप यहाँ पर बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स का प्यूरिफिकेशन करते हो। जैसे कि आप एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू में फार्मास्यूटिकल्स जो दवाइयां होती है उनको आप यहाँ पर प्यूरिफाई करते हो। अपस्ट्रीम प्रोसेस तो इनिशियल स्टेजेस ही होती हैं, जो यहाँ पे आप फर्मेंटेशन कर रहे हो उसकी इनिशियल स्टेजेस होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग तो आप समझ पा रहे हो कि क्वालिटी कंट्रोल चेक करी जा रही है कि आपका जो प्रोडक्ट तैयार हो गया उसमें सही तरीके से जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए वैसी है ना, जो भी पैरामीटर्स है प्रॉपर है ना, और सैंपल की प्रोसेसिंग भी की जाएगी शुरुआत में कि आप सैंपल जो भी आपके पास आप उसको प्रोसेस कर रहे हो। तो फाइनल जो प्यूरिफिकेशन होता है वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस में किया जाता है। इफ यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जेनेटिक्स यूनिट से। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अगर हम देखें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं, डिपेंड करता है कि वो आपके एक्स क्रोमोसोम से ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो आपके बाय क्रोमोसोम से ट्रांसमिट हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं, या फिर वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से इनहेरिट हो रहे हैं। कौन से क्रोमोसोम की वजह से इनहेरिट हो रहे हैं। और उसमें भी एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव ट्रेट, कि डोमिनेंटली इनहेरिट हो रहे हैं, रिसेसिवली इनहेरिट हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है जिसमें जो मसल्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है, वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर दोनों में से कोई एक जो क्रोमोसोम है वो भी अफेक्टेड है, तो जो बच्चा होगा उसको यहाँ पर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हो जाएगी। फिनाइलकेटोनुरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जिसमें दोनों क्रोमोसोम्स के इम्पैक्ट होने की जरूरत होती है। हीमोफिलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है और थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। इन्होंने स्पेसिफिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन पूछी थी, तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, विदाउट एनी डाउट। यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो। इफ यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर से जेनेटिक्स यूनिट का है, जिसमें यहाँ पर पूछी जा रही है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम यहाँ पर देखिए, समझिए मेरे पास एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उस क्रोमोसोम पे समझिए दो जीन्स है ए और बी। अब ये दोनों जीन्स सेम क्रोमोसोम पे है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं कि लिंक्ड जीन है। क्यों लिंक्ड है? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो जब भी ये क्रोमोसोम कहीं पे जाएगा ये दोनों जीन्स साथ में ही जाएंगे। बट यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस प्रेजेंट है। डिस्टेंस प्रेजेंट होने की वजह से ये क्रोमोसोम जो है अपने होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ रिकॉम्बिनेशन कर सकता है, यानी कि उनके बीच में क्या हो सकता है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो उतनी ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा डिस्टेंस मौजूद है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ द जीन आर लूजली लिंक्ड दे शो लो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। नहीं, देखो जितनी ज्यादा दूरी उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। Two genes with 1.3% recombination frequency are loosely linked. 1.3% recombination frequency बहुत कम recombination frequency है, इस पे जीन्स बहुत ज्यादा करीब है, दूर नहीं है। If the genes are tightly linked, they have high recombination frequency। नहीं, टाइटली लिंक्ड है यानी कि बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो लो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। इफ द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड दे शो लो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है कि अगर दो जीन्स जो है वो टाइटली लिंक्ड है तो लो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो एक दूसरे के इतने ज्यादा नजदीक है कि इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी इजिली नहीं हो पाएगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है टिश्यू कल्चर से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है प्लांट्स विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल
टू द ओरिजिनल प्लांट्स फ्रॉम विच दे आर ग्रोन आर कॉल्ड एज। मतलब क्या बोल रहा है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल है, तो उस कंडीशन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का तो मतलब क्या होता है कि आप दो सेल्स को हाइब्रिडाइज कर रहे हो और उसकी वजह से आप एक सेल बना रहे हो। सिंगल सेल एक्सप्लांट का मतलब है कि आपने एक प्लांट से किसको ले लिया है, एक प्लांट से आपने सेल को लिया है, सेल को एक्सट्रैक्ट किया है। होमोजाइगस ट्विंस का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर क्या किया है, एक एग को डिवाइड किया है, एक ही एग से आपने फर्टिलाइजेशन कराई और उसको डिवाइड करके फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ गए हैं, दो एम्ब्रियो आ गए हैं। ये जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसकी यहाँ पे बात चल रही है कि जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, ओरिजिनल प्लांट के जैसे ही हो, जेनेटिकली सेम हो, ये कंडीशन हम सोमा क्लोन्स में देखते हैं। सोमा क्लोन्स एक ऐसी कंडीशन बोली जाती है कि जिसमें यहाँ पर जो टिश्यू कल्चर है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है पेरेंट प्लांट से। पेरेंट प्लांट से किस तरीके का होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहता है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैच द कॉलम है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ये क्वेश्चन यहाँ पर स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले यूक्रोमैटिन बोला है, तो यूक्रोमैटिन क्या होता है, यूक्रोमैटिन ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए होता है जो लूजली पैक्ड है, और ये वो पार्ट ऑफ डीएनए है जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। क्योंकि ये लूजली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। हेटेरोक्रोमैटिन एक ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए है जो टाइटली पैक्ड है, इसकी वजह से वो डेंसली पैक्ड डीएनए, टाइटली पैक्ड है वो, तो वो ट्रांसक्रिप्शनली भी इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है, आरएनए। आरएनए जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, पोलियो वायरस का जीनोम होता है, और आरएनए एक एंजाइम है जो डिग्रेडेशन करता है। तो ए का क्या हो गया, थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, थर्ड का फोर्थ हो गया और डी का सेकंड हो गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम है बायोकेमिस्ट्री से। डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए कि कौन किससे बना होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें अमाइलोज जो है उसके बारे में, अगर हम बात करें तो बेसिकली प्लांट का स्टार्च होता है। प्लांट में यहाँ पर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है जो कि एज अ स्टार्च का स्ट्रक्चर बनाता है प्लांट में। ग्लाइकोजन तो हमें पता ही है, एनिमल स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। माल्टोज जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली बना होता है ग्लूकोज से, और सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विदाउट एनी डाउट ए ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि ए ऑप्शन सही होगा। इफ आई मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जेनेटिक्स से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जेनेटिक्स। क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिंकेज के ऊपर, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। बोल रहा है मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया था कि जो ड्रोसोफिला है उसमें जो येलो बॉडी और वाइट आई का जीन है वो एक दूसरे से 1.3% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात हम एनसीईआरटी में पढ़ते हुए आते हैं। एनसीईआरटी में ये चीज हम पढ़ते हैं, आप मेरे पीछे वाले डायग्राम में ये चीज देख भी सकते हो। ये जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो 1.3% होती है येलो और व्हाइट आई के अंदर। नेक्स्ट है कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन। कह रहे हैं कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को यूज किया जीन पेयर के बीच में, उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने में। कहने का मतलब है कि अगर समझे इनमें 10% का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो इन्होंने कहा कि इनमें डिस्टेंस भी 10 सेंटीमॉर्गन का होगा। तो इन्होंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर को यूज किया जेनेटिक मैप को डिजाइन करने में कि इनकी कितनी दूरी है। सो अगर हम यहाँ पर देखें दोनों ही स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन बिल्कुल, बी ऑप्शन को बिल्कुल सही कह सकते हैं। इफ यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो देखिए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एक ऐसी जगह होती है
जहां पर स्पेसिफिकली जो हमारे सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनका मैच्योरेशन होता है। आफ्टर मैच्योरेशन ये जो सेल्स होते हैं मूव कर जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जहां पर ये रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजेंस को। तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं बोन मैरो और थाइमस, जहां पर स्पेसिफिकली इनका मैच्योरेशन चलता है। वही सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ऐसी जगह है जहां पर स्पेसिफिकली ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन को, एंटीजन को। तो ये सारे के सारे जो सेल्स है ये सेकेंडरी लिम्फोइड में आते हैं और बोन मैरो जो होता है वो प्राइमरी में आता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो था स्पेसिफिकली इम्यूनोलॉजी यूनिट से था। इफ इन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है कि क्या इनमें से टोटीपोटेंसी होती है। सो अगर हम टोटीपोटेंसी देखें, टोटीपोटेंसी एक सेल की एबिलिटी होती है कि वो जो सेल है वो यहाँ पर पूरे के पूरे होल ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है। सेल में से हम होल ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं। टोटी का मतलब पता ही चला, टोटल पोटेंशियल, कि उसके पास पूरा का पूरा पोटेंशियल मौजूद है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर हम देखें, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट इज नोन एज टोटीपोटेंसी। कि आप यहाँ पर क्या कर पा रहे हो, होल प्लांट को जनरेट कर पा रहे हो, होल सीड को नहीं कर पा रहे। टू जनरेट प्लांट्स विद हायर लेवल के साथ आप ऐसे नहीं हो सकता, आप एक प्लांट को जनरेट कर सकते हो। टू जनरेट सोमैटिक हाइब्रिड्स नहीं, टू जनरेट अ होल प्लांट, कि आप एक होल प्लांट को जनरेट कर पा रहे हो, इस चीज को टोटीपोटेंसी कहते हैं। इफ इन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ आर हेल्थी प्लांट्स रिकवर्ड फ्रॉम डिजीज प्लांट यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। कि एक डिजीज प्लांट है, आप इस डिजीज प्लांट में से एक हेल्थी प्लांट को किस तरीके से ग्रो करवा सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज है। एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे सेल्स होते हैं बहुत, जो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते रहते हैं। दे कीप ऑन डिवाइडिंग वेरी फास्ट, और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स यानी कि किसी चीज पे डिफरेंशिएट नहीं हुए। जैसे मसल सेल्स है, वो डिफरेंशिएट हो चुके कि वो मसल सेल है, अब वो सारे काम करेंगे जो एक मसल सेल करता है। एक स्किन सेल वो सारे काम करेगा जो एक स्किन सेल करता है, वो डिफरेंशिएट हो गया। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स अभी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। ये सेल्स रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं। इसी की वजह से डिजीज फ्री वेराइटीज बना सकते हैं, क्योंकि लिए यहाँ पर इनको वायरल इन्फेक्टेड डिजीज नहीं होती है, इनको वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए आप मेरिस्टेमेटिक सेल्स को यूज कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर डिजीज फ्री प्लांट को बनाना है तो। नेक्स्ट है कि एक रिएक्शन करवा रहे हो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का एस्टर ऑफ फैटी एसिड के साथ, इस चीज को क्या बोलते हैं। ये चीज हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम यहाँ पर एनसीईआरटी में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इस चीज को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फैटी एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से सोप की सिंथेसिस होती है, इसलिए इसको सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। क्या होता है, ये एक हाइड्रेशन रिएक्शन होता है जिसमें जो फ्री हाइड्रोक्साइड ब्रेक्स द एस्टर बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो बॉन्ड है ग्लिसरॉल का और ये जो फैटी एसिड का बॉन्ड है, इसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर ये जो ग्लिसरॉल है इसको अलग किया जा रहा है, और ये जो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है ये किसके साथ जाके जुड़ रहा है, ये हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जाके जुड़ रहा है। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका मैच द कॉलम है, जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर बेसिकली जो सिंड्रोम्स है इसमें कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, किस तरीके का होता है, ये आपको बताने हैं। तो थैलेसीमिया जो है अभी हमने देखा था, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जिसमें दोनों क्रोमोसोम्स को अफेक्टेड होना पड़ता है अगर पर्सन को वो डिजीज होगी तो। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लेडी होती है उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। क्लाइनफेल्टर में एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है, और डाउन सिंड्रोम में जो 21st क्रोमोसोम होता है वो यहाँ पर कैसा रहता है, वो यहाँ पर एब्सेंट होता है। सॉरी, 21st क्रोमोसोम जो होता है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पर जो 21st क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे प्रेजेंट होता है, यानी कि 2 की जगह 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ए का क्या हो गया, 4th हो गया,
बी का क्या हो गया, थर्ड हो गया, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है कोएंजाइम क्यू का, वो कौन होता है, तो वो थायोएस्टर होता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है डेफ बायो का, जिसमें आपसे बोला जा रहा है जेनेटिक्स से का कि आप उसको ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर जो फ्लाई होती है उसको इतना ज्यादा क्यों यूज किया जाता है जेनेटिक्स की स्टडी के लिए। तो रीजन क्या है, क्या रीजन है कि मेल और फ्लाई बहुत अच्छे से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्या उनकी लाइफ साइकिल 3 हफ्ते में हो जाती है, क्या सिंगल मेटिंग से बहुत सारे बच्चे आते हैं, और फिनोटिपिक वेरिएशंस जो है वो आप आराम से माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, तो आपको इजिली होता है रिजल्ट्स देखना। तो सबसे पहली बात, मेल और फीमेल जो होती है वो आप आराम से देख सकते हो कि हाँ मेल कौन सा है फीमेल कौन सी है, ये आप चीज आप आराम से देख सकते हो, यू कैन चेक दैट वेरी इजिली। ये भी बात पक्की है कि वो बहुत सारे बच्चे करते हैं एक बारी में। तो यहाँ पर ए सही हो गया, सी सही हो गया, तो सी ऑप्शन सही है। फिनोटिपिक वेरिएशंस को आप मैग्निफिकेशन, लो मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप में आराम से चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं गाइस, गैट बी के सेक्शन ए में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चंस बहुत आसान है और ऐसे होते हैं कि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। अगर आपको मेरे साथ पूरी प्रिपरेशन करनी है गैट बी की, अगर आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, बायो भी पूरा तैयार करना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो बंसल बायोलॉजी ऐप पे। मैं लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन पे दे दूंगी। यहाँ पर आप मेरे साथ आके पूरी अपनी तैयारी कर सकते हो गैट बी की। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें गैट बी में AIR 3, AIR 8 इस तरीके की रैंक्स लेकर भी आए हैं मेरे स्टूडेंट्स। तो आप चाहे तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और गैट बी की प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं, या फिर MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।